हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी पिछली डिस्कशन को, जिस वीडियो में हमने फंक्शंस की बात की थी। आज थोड़ा सा उसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे और जो है वो फंक्शन की एक टाइप जिनको हम फ्रूटफुल फंक्शंस कहते थे उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। फ्रूटफुल फंक्शंस में बेसिकली हमने ये देखा था कि जो वैल्यू है वो आपके पास रिटर्न होके आपके पास आती है, जिसको आप किसी भी वेरिएबल में सेव करके उसको रीयूटिलाइज करते हो। तो जो रिटर्न वैल्यू है, इससे पहले अब जो लास्ट टाइम हमने जो फंक्शंस पढ़े थे, जो बिल्ट इन फंक्शंस देखे थे, उनमें हमने ABS, POW, इंट, मैक्स, रेंज, ये सारे फंक्शन जो है वो हमने डिस्कस किए थे, पढ़े थे। इन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि ये सारे के सारे जो है वो कोई वैल्यू जनरेट कर रहे थे और रिटर्न कर रहे थे वो वैल्यूज़। इसके अलावा हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक प्रैक्टिस की थी, एक प्रोग्राम हमने डेवलप किया था, उसमें भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होके हमारे पास वापस आ रहा था। तो अब आगे हम जो है वो इन्हीं अपने फ्रूटफुल फंक्शंस जो हैं इनकी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम एरिया कैलकुलेट करेंगे और हमें जो रेडियस दिया गया होगा उसकी बेस पे हम किसी भी सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो प्रोग्राम हम डेवलप करेंगे। इस प्रोग्राम को ज़रा देखें। इसमें हमने जो सबसे पहले वही स्टैंडर्ड अपनी जो फंक्शन है उसको डेफ की स्टेटमेंट्स के कीवर्ड से हमने जो है वो इसको करवाया, डिफ़ाइन किया अपने फंक्शन को कि एक एरिया नाम का हमारा फंक्शन होगा जो एक आर्गूमेंट लेगा, उसका जो पैरामीटर वो लेगा वो रेडियस होगा। उस रेडियस को हम अब सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की वैल्यू हमने दे दी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया आर स्क्वायर यानी रेडियस के स्क्वायर के साथ, और इसको बी में सेव करा के हमने इसको रिटर्न कर दिया। अब ये जो बी है ये इसमें क्या स्टोर हो रहा है, इसमें वो सारी कैलकुलेशन स्टोर होकर बी में आ रही है और बी को हम रिटर्न कर रहे हैं। तो जो रिटर्न वैल्यू है वो ये इस बी में पड़ी हुई है। इसको अगर हम किसी दूसरे तरीके से देखें कि अगर हम ये ना यूज़ करना चाहें, जो एक्स्ट्रा हमने वेरिएबल यूज़ किया था वो अगर हम ना यूज़ करना चाहें, तो ये किस तरीके से फंक्शन बनेगा कि डायरेक्टली आप रिटर्न करवा दें जो भी रिज़ल्ट आ रहा है उसको बगैर किसी वेरिएबल में सेव कराए हुए। ये भी एक तरीका है कि आप डायरेक्टली इसको भेज सकते हैं। कुछ इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि वो जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए ताकि हमें जो है वो पता चलता रहे साथ साथ के वैल्यूज़ की कहाँ तक पहुँची हैं, और डिबगिंग में ये जो चीज़ें हैं ये आसान रहती हैं। अच्छा, इसके अलावा हमें कभी कभी जो जो हम वैल्यू रिटर्न करवा रहे होते हैं वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रिटर्न करवानी पड़ सकती हैं। हमारा कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाता है, ऐसा फंक्शन हो जाता है जिसमें एक से ज़्यादा जो है वो वैल्यूज़ अगर हमने रिटर्न करवानी हो तो वो किस तरीके से होता है। हमने ABS का फंक्शन देखा था जो कि क्या करता था कि किसी भी नंबर की जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें देता था, यानी बगैर साइन के जो वैल्यू होती है वो वैल्यू रिटर्न कर रहा था। अब आपको पता है कि नंबर नेगेटिव्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो अब अगर कोई नंबर जो है वो पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू तो एब्सोल्यूट वैल्यू वही रहेगी जो वो है, और अगर कोई नंबर नेगेटिव होता है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो आती है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करके भेजी जाती है। तो इस फंक्शन को अगर हम खुद से बनाने की कोशिश करें, जो ABS का फंक्शन है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से हम एक फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे जो एक आर्गूमेंट लेगा। अगर वो जो पैरामीटर उसको पास किया जाएगा, जो आर्गूमेंट इसके पास आएगा, अगर वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो ज़ाहिर है नेगेटिव नहीं है तो हमने नेगेटिव है तो हमने उसकी ज़रा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करनी है। तो हम रिटर्न क्या करेंगे, -x। माइनस पहले ही अगर वो वैल्यू माइनस में होगी तो माइनस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये रिटर्न हो जाएगा। एल्स हम रिटर्न कर देंगे वही जो नंबर हमें दिया गया है। एल्स का मतलब क्या है कि ये नंबर पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव उसको रिटर्न कर देंगे। अब ये हम बेसिकली दो डिफरेंट इफ़ की स्टेटमेंट के ज़रिए हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि हमने कौन सी वैल्यू जो है वो रिटर्न करनी है। अच्छा, इसी फंक्शन को एक और तरीके से अगर लिखा जाए कि हम बजाय एल्स को अगर ना लिखना चाहें तो हम ये करें कि इफ़ x इज़ लेस दैन 0, अगर वो नेगेटिव है तो रिटर्न कर दो -x, यानी जो नेगेटिव को पॉजिटिव करके रिटर्न कर दो,
और एल्स को हम स्किप करके सिंपली और हर अदर केस में रिटर्न करो वही जो वो वैल्यू है। तो ये भी इस तरीके से भी ये प्रोग्राम सेम आउटपुट देगा और इसी तरीके से वही वैल्यू रिटर्न करेगा जो डिज़ायर्ड है। अब होता ये है कि समटाइम्स आप जब अपना फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे होते हैं और उसमें कोड्स लिख रहे होते हैं तो कुछ ऐसा कोड होता है जो रिटर्न के बाद अपीयर होता है। रिटर्न वो बेसिकली लास्ट लाइन होती है जिसके बाद आपके उसने फंक्शन ने वापस मूव कर जाना होता है उस जगह पे जहाँ से उसको कॉल की जा रही होती है। तो समटाइम कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट्स होती हैं जो इनएक्सेसिबल होती हैं कि आपका फंक्शन कॉल हुआ और वो एक लाइन से रिटर्न कर गया, उसके बाद जो कोड होता है उसको डेड कोड कहा जाता है या अनरीचेबल कोड कहा जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करना है, आपने ये ख्याल रखना है कि आपका जो डेड कोड है वो फंक्शंस में ना आने पाए और हमेशा जो भी सिनेरियो है उस सिनेरियो के मुताबिक आपने चीज़ें करनी है। नीचे एक प्रोग्राम दिया गया यही एब्सोल्यूट वैल्यू का, इसको गलत तरीके से करने का क्या तरीका है। तो इसको जब हम गलत तरीके से अटैम्प्ट करेंगे तो हमें क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे वो हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे इस फंक्शन को हमने डिफ़ाइन किया, वही एक उसने पैरामीटर लिया, उसी पैरामीटर के ऊपर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करने के लिए अपना एक बना दिया कंडीशन लगा दी। अब ये क्या कह रहा है कि इफ़ एक्स नेगेटिव है तो क्या करो, यानी 0 से छोटा है तो क्या करो, उसको पॉजिटिव करके भेजो और बड़ा है तो वो एज इट इज़ भेजो, यानी एलिफ लगा दिया। अब ये बेसिकली ये प्रोग्राम गलत प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम अब आपको डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं देगा। वो इसलिए कि ये 0 से बड़ी अमाउंट्स को भी टैकल कर रहा है और 0 से छोटी अमाउंट्स को भी टैकल कर रहा है। लेकिन जैसे आप इसको 0 देंगे, मतलब कोई वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये फंक्शन उसको कोप नहीं कर सकता, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि ये क्या करेगा। तो बेसिकली क्या करेगा, वो नन रिटर्न कर देगा। ठीक है, हालांकि नन रिटर्न नहीं होना चाहिए, 0 पे उसको वापस 0 आना चाहिए। लेकिन इस तरीके से प्रोग्राम को अटैम्प्ट करने से क्या हो रहा है कि आपका जो आपका ये जो फंक्शन है वो फंक्शन वो वाली वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ को कैटर नहीं कर रहा। इसको आप प्रिंट करा के देख भी सकते हैं कि ये इसमें क्या वैल्यू आ रही है 0 के लिए। जब 0 आप आर्गूमेंट पास करेंगे और इसको प्रिंट करवाएंगे तो आपको नन रिटर्न होगा, यानी कोई चीज़ भी रिटर्न नहीं होगी। नन बेसिकली एक स्पेशल कीवर्ड है और स्पेशल आइटम है। इसका मतलब होता है नल, नथिंग, और इसमें कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम जो है वो फॉर लूप के अंदर जो है वो अपने जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक नीचे एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को देखिए कि हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया, फाइंड फर्स्ट 2 लेटर वर्ड्स। हम कोई एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स लेंगे, एक लिस्ट ले रहे हैं, मुख्तलिफ वर्ड्स ले रहे हैं। उस लिस्ट में से हमने वो वर्ड चूज़ करना है जो 2 लेटर वर्ड है, मसलन इज़ है, एम है, टू है, TO2 है। इस तरह के जो वर्ड्स हैं उस लिस्ट में से 2 लेटर के वर्ड्स हमने रिटर्न करवाने हैं। तो हमने ज़ाहिर है अब लिस्ट को सर्च करने के लिए फॉर लूप लगाना पड़ेगा। हम फॉर वर्ड इन वर्ड्स, जो भी हमारे पास लिस्ट आएगी उसको हम सर्च किया फॉर लूप से, उसमें देख लिया कि 2 कैरेक्टर वर्ड क्या है। इफ़ लेंथ ऑफ वर्ड इक्वल्स टू रिटर्न वर्ड, यानी अगर तो लेंथ 2 के बराबर है तो रिटर्न कर दो, और एल्स के केस में अगर ऐसा नहीं है तो कुछ भी खाली एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दो। ये खाली स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है। अब जब आप इसको कॉल करेंगे इस फंक्शन को और आप कोई लिस्ट देंगे, मिसाल के तौर पे आपने लिस्ट दी दिस इज़ अ डेड पैरट, ये आपने कोई 5 वर्ड्स उसको दिए। इन 5 में से इस फंक्शन ने करना क्या है कि 2 लेटर वर्ड्स को देखना है। उसने इसी फॉर लूप के ज़रिए 1 बाय 1 वर्ड को देखना शुरू किया। ये 4 लेटर वर्ड है, इसको नहीं लेगा, इसको ले लेगा, रिटर्न कर देगा, इसको भी छोड़ देगा, इसको भी छोड़ देगा और इसको भी छोड़ देगा। तो जो आपके पास 2 लेटर वर्ड होगा, जैसे ये फंक्शन कॉल करेंगे तो जो भी 2 लेटर वर्ड है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। इस केस में इज़ है तो इज़ रिटर्न कर दिया जाएगा। अब इसी तरह एक और आपने लिस्ट पास की जिसमें लिखा आई लाइक चीज़, इसमें कोई 2 लेटर वर्ड नहीं है तो वो खाली जो आपको एक स्ट्रिंग है वो पास कर देगा। तो ये बेसिकली इसमें हमने सीखा ये कि हम अपने रिटर्न के वर्ड को किस तरीके से रिटर्न को यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो फॉर लूप के अंदर जो है वो रिटर्न की वैल्यू यूज़ की जा सकती है, कंडीशनल के अंदर भी यूज़ की जा सकती है। यानी आप अपना रिटर्न कहाँ प्लेस करते हो इससे
आपके फंक्शन की फंक्शनैलिटी पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आपने जब भी अपना प्रोग्राम डेवलप करना है और उसकी डिबगिंग करनी है, अगर आपको एरर आ जाता है उसकी डिबगिंग करनी है, तो आपने ये भी देखना है कि क्या आपका रिटर्न सही जगह पे फंक्शन में प्लेस है या कहीं मिसप्लेस होने की वजह से आपका फंक्शन जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा। अब बेसिकली एक आगे टेक्निक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो प्रोग्राम डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि जैसे ही प्रोग्रामिंग आप करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको तंग करती है या सबसे ज़्यादा टाइम आपका लगता है वो डिबगिंग पे लगता है। आप अपने फ़्लो में प्रोग्राम एक बना लेते हो, वो प्रोग्राम अगर रन नहीं करता तो वन बाय वन आपको क्या करना पड़ता है, एक एक लाइन को चेक करके देखना पड़ता है कि क्या इसमें कोई सिंटैक्टिकल एरर तो नहीं है, क्या कोई रन टाइम एरर तो इसमें नहीं आ रहे, या और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर तो नहीं एग्जिस्ट कर रहे। इससे बचने के लिए एक टेक्निक है जिसको इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। इस टेक्निक को फॉलो किया जाता है। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट ये है कि जैसे ही आप अपना कोई कम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखने जा रहे हो, आप ये करो कि आप अपनी एक लाइन ऑफ कोड लिखते हो, उस लाइन ऑफ कोड को मेक श्योर करो कि वो लाइन ऑफ कोड जो है वो ठीक तरह से काम कर लिया। फिर अगली लाइन पे स्विच करो, वहाँ पे भी कोई ऐसा चेक रख दो, कोई छोटा एक चंक बना लो 3-4 स्टेटमेंट्स का, उसके बाद चेक कर लो कि यार ये जो 3-4 लाइनें हैं क्या ये ठीक काम कर रही हैं कि नहीं। उससे होगा ये कि जब आप अल्टीमेटली प्रोग्राम को डेवलप करते हुए जब नीचे पहुंचोगे उसकी लेटर स्टेज पे, तो अगर आपका कोई एरर आ रहा है तो आपको एक श्योरिटी होगी कि यार इससे पहली वाली जो मैंने चेक्स रखे हुए हैं उनके मुताबिक मेरा प्रोग्राम ठीक चल रहा है, तो एरर जो है वो इससे नीचे है। यानी ये एक टेक्निक है जिसको आप यूज़ करते हुए छोटे छोटे चेक्स लगा के आप कर लेते हो। मिसाल के तौर पे हम एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं। ये प्रोग्राम बेसिकली 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा। अब आपको पता है कि किसी भी 2D स्पेस के अंदर कोई पॉइंट होता है तो उसकी 2 जो है वो वैल्यूज़ या 2 उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक उसका x कोऑर्डिनेट होता है और एक उसका y कोऑर्डिनेट होता है। इसी तरीके से आपका कोई दूसरा पॉइंट होगा, उसका भी कोई x कोऑर्डिनेट होगा और कोई y कोऑर्डिनेट होगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम को देखें तो पाइथागोरस थ्योरम हमें 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस का जो फार्मूला देता है वो ये है कि डिस्टेंस इज़ इक्वल टू x² - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और होल अंडर रूट। ये डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला है। अब थोड़ी देर के लिए इस फार्मूले को अपने जहन में लेके आएँ और इसको पाइथन के प्रोग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करें कि ये किस तरीके से काम करेगा। अब ज़ाहिर है इस चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी। आपको पहले जो है वो ये तो सबसे पहला पॉइंट तो ये देखना पड़ेगा कि ये कितने आर्गूमेंट्स टोटल जो हैं वो आपको फंक्शन को कॉल करते हुए देने पड़ेंगे, यानी कितने पैरामीटर्स चाहिए होंगे आपको काम करने के लिए। तो ज़ाहिर है यहाँ पे 4 चीज़ें हैं तो 4 पैरामीटर्स आपको चाहिए होंगे। यानी आपको बेसिकली एक पॉइंट का x और y चाहिए होगा और फिर दूसरे पॉइंट का x और y चाहिए होगा। तो ये सबसे पहले तो आपने ये कि पैरामीटर्स देख लिए कि कितने मुझे चाहिए होंगे। फिर उन पैरामीटर के साथ करना क्या है, आपने x2 में से x1 को निकालना है और y2 में से y1 को निकालना है। ये आपका जो है सेकंड स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप आपका ये होगा कि ज़ाहिर है आपने ये जो वैल्यू x2 में से x1 निकाला है इसको स्क्वायर करना है और जो y2 में से y1 निकाला है उसको स्क्वायर करना है, और फाइनली फिर आपने इसको जो है वो सारे का स्क्वायर रूट ले लेना है और उसको किसी वेरिएबल में सेव कर देना है, उस वेरिएबल को रिटर्न कर देना है। अब ये छोटे छोटे स्टेप्स में जब आप प्रोग्राम को सोचेंगे, उसको कंसीव करना शुरू करेंगे, तो चांसेस हैं कि आपके जो एरर्स हैं वो कम से कम आएंगे। हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो ये स्टेप्स हैं किस तरह से और किस तरह से ये परफॉर्म किए जाते हैं, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो फंक्शन कोड की डेफिनेशन, वही स्टैंडर्ड जो तरीकाकार है, हमने फंक्शन को डिफ़ाइन किया। डिस्टेंस नाम का एक फ़ंक्शन हमने बना लिया। डिस्टेंस को हमने 4 पैरामीटर्स जो हैं वो दे दिए, x1, y1, x2, y2। ये 4 पैरामीटर्स जो हैं वो इससे बाद में हम प्ले करेंगे। फ़िलहाल हमने रिटर्न 0 कर दिया। अब ये एक फ़ंक्शन अपने आप में एक बन गया जो कि कोई भी वैल्यू इसको पास करेंगे वो 0 रिटर्न करेगा। अगर आपने इसको 1 2 4 6 पास किया तो भी इसने 0 रिटर्न कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन का स्ट्रक्चर या उसका स्केलेटन जो है वो ठीक है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमने अगर हम पीस ऑफ पेपर आप ले लें और ये वैल्यूज़ आप उस फार्मूले के अंदर पुट कर लें,
तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमारे पास रिज़ल्ट आना है वो रिज़ल्ट 5 आना है। आप इसको कैलकुलेट करके देख लें, इसका रिज़ल्ट 5 आना चाहिए। तो ये आपने अपने पेपर पे एक कैलकुलेशन कर ली, जिससे आपको आइडिया हो गया कि मेरा प्रोग्राम सही तब होगा जब ये इसकी वैल्यू जो रिटर्न होके आएगी वो 5 आएगी इन वैल्यूज़ के साथ। तो ये एक सेपरेटली आपने अपने प्रोग्राम को टेस्ट करने का एक तरीका अडॉप्ट कर लिया या उसका आपने ये देख लिया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। पहले स्टेप में हमने इसको जो है वो कर लिया, इसका एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम कुछ दो टेम्परेरी वेरिएबल्स लेते हैं जिनमें हम ये वैल्यूज़ जो दूसरे स्टेप में हमने करना था x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 सेव करवा लेते हैं। सपोज़ वो dx और dy दो वेरिएबल्स हैं जिनमें हमने x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 सेव करा लिया। अच्छा जी, ये सेव करवाने के बाद अभी हमने रिटर्न की वैल्यू को नहीं छेड़ा, अब रिटर्न 0 ही करवा रहे हैं। तो अभी तक ये प्रोग्राम इस स्टेज पे पहुंचा है। अब अगर इस फंक्शन को कॉल किया जाए उन्हीं पैरामीटर के साथ तो आपके पास वैल्यू जो है वो रिटर्न की 0 ही आएगी। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उस स्टेप के अंदर हमने ये करना है कि इनकी वैल्यू हमारे पास dx और dy में आ चुकी है, जो माइनस वैल्यू है उसका dx का और dy का हमने स्क्वायर लेना है। तो नेक्स्ट में हम ये करते हैं कि इसी तरीके से एक इस जो हम फंक्शन लिख रहे हैं उसके अंदर डी स्क्वेयर्ड के नाम से हम एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें स्क्वेयर्ड वैल्यूज़ डाल देते हैं, यानी डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, डी एक्स का स्क्वेयर जमा डी वाई का स्क्वेयर। ये हमारे पास डी स्क्वेयर्ड में ये वैल्यू आ गई। अब डी स्क्वेयर्ड में हमारे पास जो वैल्यू आई है सिंपली हमने उसका स्क्वेयर रूट लेना है और जैसे ही हम उसका स्क्वेयर रूट ले लेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अब देखें, आपके फार्मूला आपने जो जहाँ लिखा हुआ है उसको साथ साथ आप टैली कर रहे हैं और देखते जा रहे हैं, स्टेप्स में काम करते जा रहे हैं। डी स्क्वेयर्ड में आपके पास जो चीज़ आई थी आपने उसका सिंपली उसकी पावर 0.5 कर ली। जैसे ही किसी चीज़ की पावर 0.5 होती है उसका मतलब ये है कि उसका अंडर रूट है, उसको रिज़ल्ट में सेव कर लिया और रिटर्न आपने रिज़ल्ट करवा लिया। अब ये प्रोग्राम थ्योरेटिकली काम करना चाहिए। जैसे ही आप इसको वो आर्गूमेंट्स देंगे 1, 2 और 4, 6 के आर्गूमेंट्स पास करेंगे तो ये आपको 5 का जो रिज़ल्ट है वो रिटर्न कर देगा। अगर तो ये आपका प्रोग्राम ठीक तरीके से चल रहा है तो दैट्स फाइन। अदरवाइज़ जो है ये आप इसमें देखेंगे, एक एक स्टेप में देखेंगे, एक स्टेप पीछे जाके देखेंगे कि आपका एरर कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ तक आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा था, डी स्क्वेयर तक आपका प्रोग्राम ठीक चल रहा था। तो चांसेस आर देयर, हाई चांसेस कि जो रिज़ल्ट वाली जो आपकी स्टेटमेंट है उसमें आपका एरर आ रहा है। तो ये एक तरीका है जिसमें आप साथ साथ मेक श्योर करते जाते हैं कि आप लाइन बाय लाइन जो है वो अपनी इसको साथ साथ कोड को लिखते हुए आप इसको जो है वो डिबग करते जाते हैं। अब इस सारे जो प्रोसेस जो अप्रोच हमने जिसको फॉलो किया है, जिसको इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट कहते हैं, इस सारे का बेसिकली अगर मैं खुलासा करूँ तो वो 3 स्टेप्स में इसका खुलासा हो जाता है। कि सबसे पहले आपने एक स्केलेटन प्रोग्राम डेवलप किया जिसमें आपने फंक्शन बनाना था, तो फंक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने पूरी की। रिटर्न में उसमें आपने देखा था कि आपने 0 रखा। फिर आपने कुछ टेम्परेरी वेरिएबल्स लेके उनमें वैल्यूज़ को स्टोर करना शुरू किया और साथ साथ चेक किया कि क्या वो ठीक आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं साथ साथ इसकी डिबगिंग करना चाहता होता तो मैं ये करता कि जहाँ पे मैंने सेकेंड स्टेप में ये प्रोग्राम लिखे थे यहीं पे मैं प्रिंट की कमांड्स दे के dx और dy की वैल्यू प्रिंट करा के देख लेता कि क्या इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो ठीक आ रही हैं। मिसाल के तौर पे इसमें 3 और इसमें 2 वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है जी, 1 और 4 और उसके लिए। तो ये साथ साथ जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो अगर आप प्रिंट की बीच में dx को प्रिंट और dy को प्रिंट करवा लें तो आपको वो भी आउटपुट पता चलती रहेगी कि ये साथ साथ ठीक हो रही है या नहीं ठीक आ रही। इसी तरीके से अगले स्टेप में जहाँ मैंने डी स्क्वेयर्ड रखा था यहाँ मैं डी स्क्वेयर्ड का प्रिंट भी ले लेता। तो प्रिंट्स को प्लेस करके मैं देख सकता हूँ कि मेरी जो वैल्यू है वो हर स्टेप ठीक आ रहा है या नहीं ठीक आ रहा। तो ये वो सेकंड स्टेप है जिसमें आप टेम्परेरी वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। वंस आपका प्रोग्राम जो है वो कम्प्लीटली चल जाता है फिर आप क्या करते हैं, उस प्रोग्राम के साथ थोड़ा प्ले अराउंड करते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट ऑप्शंस उसमें डालते हैं, डिफरेंट जो है वो उसमें वेरिएबल्स के नाम चेंज करके देखते हैं, वेरिएबल के नाम अच्छे रीडेबल रख के देखते हैं। फिर आप वैल्यूज़ डिफरेंट वैल्यूज़ पे ट्राई करते हैं कि किस वैल्यू पे मेरा प्रोग्राम चल रहा है, किस वैल्यू पे मेरा प्रोग्राम जो नहीं चल रहा। तो ये सारी बेसिकली 3 जो गाइडलाइंस हैं
ये 3 जो स्टेप्स हैं ये इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट के स्टेप्स हैं। अब यही जो फंक्शन जो हमने अपने से ख़ुद से डेवलप किया था, ये बड़े आसानी से चंद स्टेप्स में इसको चेंज भी किया जा सकता है। अगर हम समझे कि हमने बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिख दी हैं तो इसको अब हमारा फंक्शन चल रहा है तो हम इसमें से जो फालतू वेरिएबल्स थे जो हमने रखे हुए थे उनको ख़त्म करके अपने प्रोग्राम को कंसाइज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें हम सबसे पहले इंपोर्ट अपने मैथ का जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट किया, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट यूज़ करना है, वो मैथ के लिए का मॉड्यूल के साथ स्क्वायर रूट आता है वो इस्तेमाल करना है। फंक्शन को डिफ़ाइन किया, 4 पैरामीटर्स लिए, रिटर्न क्या किया, सबसे बाहर स्क्वायर रूट, उसके बाद x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस x2 माइनस y1 की पावर 2। ये एक लाइन में आपने ये सारा का सारा वैल्यू रिटर्न करवा दी। इसमें कोई फालतू वेरिएबल आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो ये अप्रोच है, लेकिन ये पहली आपकी ट्राई में शायद ये परफेक्शन ना आए। वंस आप वो उस अप्रोच के ज़रिए अपने फंक्शन को मैच्योर कर लें, उसके बाद अगर आप अपने वेरिएबल्स को हटाना चाहते हैं तो आप अपने वेरिएबल को हटा लें। अब इन पैरामीटर्स के साथ जैसे ही इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो आपकी जो एक्चुअल जो वैल्यू आनी चाहिए, जो आप अपने पेपर पे आपने लिख के की है, वो आ जाएगी। अच्छा, डिबगिंग विद प्रिंट की जो कमांड है वैसे भी बहुत यूज़फुल है, ये हर आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन प्रिंट की कमांड को हम अपनी डिबगिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मिसाल भी दी कि किस तरीके से एक फंक्शन को डेवलप करते हुए आप अपना जो है वो जगह जगह पे प्रिंट की कमांड देख रहे हैं कि वैल्यूज़ सही काम कर रही हैं या नहीं सही काम कर रही, तो उससे भी डिबगिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है कि अगर आपको केयरफुली आप अपनी प्रिंट की कमांड को प्लेस करें तो आपको हर स्टेप पे जो काम हो रहा है उसकी आउटपुट भी साथ मिलती रहे। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है कि आपने चैटर बॉक्स फंक्शन नहीं बनाना होता। चैटर बॉक्स फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है, ऐसा फ्रूटफुल फंक्शन होता है जो बेसिकली यूज़र से बार बार इंटरेक्ट कर रहा होता है। मसलन आप किसी फंक्शन में गए और आपने किसी फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन के अंदर जो है वो इनपुट वो मांग रहा है आपसे, अच्छा नंबर दो, वो नंबर दिया, फिर वो आपको कोई आउटपुट दे रहा है, फिर आपसे कोई इनपुट मांग रहा है, यानी बार बार आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा फंक्शन जो आपसे बार बार इंटरेक्ट करे उसको चैटर बॉक्स फंक्शन कहते हैं। तो ये याद रखें कि आपने अवॉइड करना है अनलेस इट इज़ वेरी नेसेसरी कि इनपुट आपको चाहिए फंक्शंस के अंदर। तो इनपुट और प्रिंट की कमांड फंक्शंस के ऊपर के अंदर आपने कम से कम इस्तेमाल करनी है अनलेस इट इज़ वेरी नेसेसरी। हाँ, एक एक्सेप्शन है कि जब आप डिबगिंग करना चाह रहे हैं फिर आप ज़रूर इस्तेमाल करें, वो एक्सेप्शन अपनी जगह मौजूद है कि डिबगिंग के लिए। लेकिन फाइनली जब आपका प्रोग्राम चलना शुरू हो जाता है तो ये फालतू प्रिंट की कमांड्स और फालतू इनपुट की कमांड आपने निकाल देनी होती। अब नेक्स्ट है जी कंपोजिशन जो है वो ये था कि आप एक फ़ंक्शन के अंदर जब दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं तो इस प्रोसेस को, इस एबिलिटी को कंपोजिशन कहा जाता है। ये हमने इससे पहले भी देखा है, हमने एक फ़ंक्शन के अंदर एक फ़ंक्शन को कॉल करके इससे पहले देखा था, अभी फिर इसको चेक कर लेते हैं। सपोज़ हम जो है वो रेडियस किसी भी एक सर्कल का हम जो है वो एरिया फाइंड करना चाहते हैं। हमारा जो गोल है वो ये है कि हमारा एक सर्कल हो, उस सर्कल के जो सेंटर पॉइंट है वो उसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता हों और उस सर्कल के पेरीमीटर के ऊपर कोई भी एक पॉइंट हो, वो उस पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हों, ये 2 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हों तो हम उससे सर्कल का एरिया निकाल लें। अब सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको पता है कि आपको रेडियस रिक्वायर्ड होता है, तो रेडियस निकालने के लिए आपको वो जो 2 पॉइंट्स हैं उन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंगली हमने 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने वाला फंक्शन भी थोड़ी देर पहले डेवलप किया और एरिया निकालने वाला फंक्शन भी थोड़ी देर पहले डेवलप किया, तो हम इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। सपोज़ हमारे पास जो पॉइंट्स हैं जो सेंटर पॉइंट है उसके एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स सी उसको हम नाम दे देते हैं, और एक उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, वाई सी उसको नाम दे देते हैं। इसी तरह पेरीमीटर के ऊपर जो हमारे पास पॉइंट होगा उसका भी एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और उसका भी कोई वाई कोऑर्डिनेट होगा, इसको एक्स पी और वाई पी हम नाम ले लेते हैं। हम अपने डिस्टेंस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और वो डिस्टेंस फंक्शन इन पॉइंट्स की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली हमें
जो चीज़ वापस करेगा वो ज़ाहिर है वो एक डिस्टेंस रिटर्न करेगा। वो डिस्टेंस बेसिकली क्या होगा, रेडियस होगा। आपको पता है कि एक सर्कल के ऊपर सेंटर से लेके पेरीमीटर के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, वो जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहा जाता है। उसको हम रेडियस के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। इस रेडियस के वेरिएबल को एज अ आर्गूमेंट हम एरिया के फंक्शन में पास करेंगे और हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो हम रिज़ल्ट ले लेंगे। एरिया का फंक्शन भी हमने थोड़ी देर पहले, सर्कल का एरिया फाइंड करने का फंक्शन भी हमने देखा है। तो इसको अगर आप रैप अप करें तो सबसे पहले क्या होगा कि आपने डिफ़ाइन किया एरिया ऑफ अ सर्कल, एक नया फंक्शन डिफ़ाइन किया एरिया ऑफ अ सर्कल। उसको 4 जो है वो आपने आर्गूमेंट्स पास कर दिए, एक्स सी, वाई सी, एक्स पी, वाई पी। अब उसने क्या किया कि और साथ ही अपने फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हमने डिस्टेंस का फंक्शन कॉल कर लिया। डिस्टेंस का फंक्शन जो हमने कॉल किया वो क्या करेगा, उसको यही 4 जो आर्गूमेंट वो कॉलिंग के दौरान मिलेंगे, वो 4 आर्गूमेंट्स पास किए। उसने उसकी बुनियाद पर डिस्टेंस निकाल के दे दिया। वो डिस्टेंस बेसिकली हमारा रेडियस है, हमने रेडियस नाम के वेरिएबल में उसको सेव कर लिया। अच्छा, उसको एज ए आर्गूमेंट एरिया में पास किया, ठीक है, और जो रिज़ल्ट आया उसको हमने रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में सेव कर लिया और रिज़ल्ट को रिटर्न करा दिया। अब ये जो फंक्शन है ये हमसे 4 कोऑर्डिनेट्स लेगा, 2 पॉइंट्स के, हर पॉइंट का एक्स और वाई। ये लेने के बाद हमें पूरे सर्कल का, जो भी सर्कल बन रहा है उस सर्कल का हमें क्या दे देगा, एरिया निकाल के दे देगा। अब ये तो था हमने वही अप्रोच जिसमें हमने 1 बाय 1 रखा। अब देख रहे हैं आप कि हमने फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर 2 दफ़ा 2 डिफरेंट फंक्शंस को कॉल किया है। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा कर रहे हैं। इसको बेसिकली कंपोजिशन कहते हैं कि आप एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करें। तो इसमें से, इसी प्रोग्राम में से जब हम फालतू वेरिएबल्स निकाल दें तो इट शुड लुक लाइक दिस, कि ये सिंपली एरिया ऑफ अ सर्कल एक्स सी, वाई सी, एक्स बी, वाई पी। रिटर्न क्या करना है, एरिया से एक फंक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन आगे एक फंक्शन को कॉल कर रहा है जो डिस्टेंस है, और वो आगे 4 पैरामीटर पास कर रहा है। उन 4 पैरामीटर के पास करने के बाद आपको डिस्टेंस मिला। वो डिस्टेंस बेसिकली आपका रेडियस है, वो एज अ आर्गूमेंट एरिया फंक्शन में जो है वो भेजा गया, और एरिया फंक्शन ने आपको रिटर्न जो वैल्यू की वो बेसिकली आपका क्या था, वो एरिया था उस सर्कल का। तो ये कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे अपने बूलियन फंक्शंस की। बूलियन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो वैल्यूज़ को, बूलियन वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं, यानी वो या ट्रू रिटर्न करते हैं या फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो एक प्रोग्राम हम देख लेते हैं। सपोज़ एक फंक्शन हम बना रहे हैं, इज़ अंडरस्कोर डिविजिबल का एक फंक्शन, यानी हम देखना चाह रहे हैं कि कोई 2 पॉइंट्स एक्स और वाई क्या ये एक दूसरे पे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं या नहीं होते। इज़ डिविजिबल हमने फंक्शन का नाम रखा। ये क्या करता है, हमने डॉक स्ट्रिंग में क्या लिखा कि टेस्ट इफ़ एक्स इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय वाई और नॉट। अगर इफ़ की स्टेटमेंट लगाई, अगर एक्स एम्परसेंड वाई इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह डिविजिबल है तो रिटर्न ट्रू कर दो, एल्स जो है वो रिटर्न फॉल्स कर दो। अच्छा, ये एक प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये ट्रू या फॉल्स में वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। जैसे ही आप इसको कॉल करेंगे कोई भी 2 पैरामीटर्स दे के, तो ये बता देगा कि ये क्या वैल्यू, ये जो रिज़ल्ट है ये फॉल्स है या ट्रू है। अच्छा, इनका जानबूझ के ऐसे फंक्शंस का नाम जो है वो ऐसे रखा जाता है, मसलन इज़ डिविजिबल यानी यस नो में जवाब है यस या नो या ट्रू या फॉल्स। तो इनका नाम भी बड़ा सोच समझ के इस तरीके का रखा जाता है बूलियन फंक्शंस का, कि इनके नाम से ही पता चल जाए हमें कि ये एक बूलियन फंक्शन है। अब इसी फंक्शन को बगैर अगर इफ़ स्टेटमेंट के हमने लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे कि आप 2 वैल्यूज़ लेंगे और डायरेक्टली एक्स एम्परसेंड वाई इक्वल टू 0 करके रिटर्न कर देंगे। यानी इसका मतलब ही ये है कि ये आपको या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसको कॉल करके आप चेक भी कर सकते हैं। नॉर्मली बूलियन फंक्शंस को हमने किसी इफ़ कंडीशन के अंदर इस्तेमाल करना होता है कि इफ़ डिविजिबल अगर 2 हैं तो कुछ करो, अगर ये डिविजिबल नहीं है तो कुछ करो। हमने अपने बड़े प्रोग्राम्स में इनको इस जगह पे प्लेस करके इस्तेमाल करना होता है। तो आप इस तरह से अटैम्प्ट हो सकते हैं कि इफ़ इज़ डिविजिबल एक्स वाई इज इक्वल टू ट्रू,
अब इस लाइन के अंदर आप बेसिकली 2 दफ़ा जो है वो कंपैरिजन कर रहे हो। इफ़ भी आपका कंपैरिजन कर रहा है और साथ आप इक्वल लगा के ट्रू के साथ भी कंपैरिजन कर रहे हो, तो ये है ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इस तरह से इस सिंटेक्स को भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ इतना काफ़ी है कि इस डिविजिबल हमेशा आपको कंपेयर करके ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अच्छा, प्रोग्रामिंग विद स्टाइल। अब कुछ गाइडलाइंस हैं। ये गाइडलाइंस बुनियादी तौर पे पैप8 के नाम से पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल एक स्टाइल गाइड है जो पाइथन कम्युनिटी ने डेवलप की है। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड कन्वेंशंस उन्होंने डेवलप किए हैं कि आप इन कन्वेंशंस को फॉलो करें, ताकि अगर सारे डेवलपर, सारे प्रोग्रामर इन कन्वेंशन को फॉलो करके प्रोग्रामिंग करेंगे तो उनको एक दूसरे के प्रोग्राम समझ में आ जाएंगे। वैसे प्रोग्राम किसी और के हाथ का लिखा हुआ प्रोग्राम समझना सबसे मुश्किल काम समझा जाता है हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर, लेकिन इन गाइडलाइंस को अगर फॉलो किया जाए तो एक प्रोग्रामर के हाथ का लिखा हुआ प्रोग्राम या कोड जो है वो दूसरा प्रोग्रामर समझ सकता है। अब वो गाइडलाइंस क्या हैं, वन बाय वन कुछ इसमें से हम जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली ये है कि यूज़ 4 स्पेसेस इंस्टेड ऑफ टैब फॉर इंडेंटेशन। जब भी आप फॉर लूप लगाते हैं या स्टेटमेंट लगाते हैं या फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं तो आपको इंडेंटेशन करनी पड़ती है, यानी अगली स्टेटमेंट जो है वो कुछ स्पेसेस छोड़ के, वो कितनी स्पेसेस होती हैं, वो 4 स्पेसेस होती हैं। नॉर्मली आप टैब दबाते हैं, आपका जो टेक्स्ट कोड एडिटर है लाइक पाइचार्म या दूसरा, वो ऑटोमेटिकली 4 स्पेसेस आगे मूव करा देता है। लेकिन वो कहते हैं कि गुड प्रैक्टिस ये है कि आप टैब दबा के आगे इंडेंटेशन ना करें, बल्कि मैनुअली 4 स्पेसेस दबा के आगे मूव करें। दूसरा ये है कि एक लाइन में 78 से ज़्यादा करैक्टर्स आप ना लिखें। अगर आपकी लाइन ऑफ कोड लंबी हो जाएगी और 78 से ज़्यादा हो जाएगी तो वो रीडेबिलिटी मुश्किल हो जाएगी, मल्टीपल लाइंस आ जाएंगी। तो आप कोशिश ये करें कि एक लाइन में 78 करैक्टर्स तक ही रहें, उससे ज़्यादा ना रहें। इसके अलावा जब आप फंक्शंस के नाम लिख रहे हों तो अंडरस्कोर और लोअर केस को यूज़ करें, और जब आप आइडेंटिफायर्स जो कि आगे हम देखेंगे उनको यूज़ कर रहे हो तो आप कैमल केस यूज़ करें। कैमल केस ये होता है कि आपका पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल हो, बाकी वाले स्मॉल हो। हर वर्ड का, अगर 2 वर्ड, कैमल के सब 2 वर्ड्स हैं तो इनका पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। अच्छा, इंपोर्ट्स जो है वो हमेशा टॉप पे रखें, अपने प्रोग्राम के टॉप पे। अभी तक हम यही कर रहे हैं, अब हमारी प्रैक्टिस ही यही है कि हम इंपोर्ट्स को हमेशा टॉप पे रखते हैं। कोई भी हमने मॉड्यूल इंपोर्ट करना हो, लाइक टटर का मॉड्यूल या मैथ्स का मॉड्यूल, तो हम इंपोर्ट्स को हमेशा टॉप पे रखते हैं। अच्छा, फंक्शन डेफिनेशंस को आप इकट्ठा रखें। जितने फंक्शन आप डिफ़ाइन कर रहे हैं ना, उनको इकट्ठा रखें और इंपोर्ट की स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद रखें। यानी पहले आपने इंपोर्ट किया, उसके फ़ौरन बाद जितनी डेफिनेशंस हैं फंक्शंस की वो लिख लें। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि कहा जाता है कि फ़ंक्शन यूज़ करने से पहले उसको डिफ़ाइन होना चाहिए, यानी कोई चीज़ डिफ़ाइन करने से पहले उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। जब आप ये वाली अप्रोच फॉलो करेंगे तो आपको ये वाला प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक एरर ये भी है कि आप अगर डिफ़ाइन फंक्शन को नीचे कर रहे हो, कॉल उसको ऊपर कर लेते हो, तो ये एरर आ जाता है कि ये तो अभी डिफ़ाइन ही नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि वो टॉप डाउन रीडिंग होती है। तो जैसे ही कॉल उसको ऊपर मिलेगी तो उसको ऊपर उसकी डेफिनेशन तो नहीं मिलेगी, तो एग्जीक्यूशन पहले, जब फंक्शन कॉल होगा तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा तो उसको वो फंक्शन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नीचे तो अभी गया ही नहीं है, तो वहीं पे वो एरर दे देगा। तो इसलिए अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अपने इंपोर्ट की स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद अपने जो हैं फंक्शन जो हैं उनको आप डिफ़ाइन कर लें। अच्छा, डॉक स्ट्रिंग को हमेशा यूज़ करें ताकि डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प हो सके, ये हम करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, 2 ब्लैंक लाइंस हमेशा यूज़ करें एक फंक्शन लिखने के बाद। जैसे ही आपने फंक्शन डिफ़ाइन कर लिया, उसके बाद आप 2 ब्लैंक स्पेसेस के बाद अपना ब्लैंक लाइंस के बाद अपना जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखें। और कीप टॉप लेवल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग फंक्शन कॉल्स टुगेदर एट द बॉटम ऑफ द प्रोग्राम। जो भी आपकी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो जर्नल स्टेटमेंट्स हैं, जिनकी प्रायोरिटी टॉप लेवल की है, वो किसी फंक्शन का हिस्सा नहीं है, वो एक जर्नल उसमें आती हैं, उनको इकट्ठा और बॉटम में रखें। स्पेशली फंक्शन कॉल्स को हमेशा बॉटम में रखें। ये वही है कि मैंने जो जिस एरर का भी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया, उस एरर को ताकि अवॉइड किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो इसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब